नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जिनकी विदेश मामलों पर पैनी नजर है, दुनिया के कई देशों में रह चुके हैं, श्री प्रशांत सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। जी सर, आज हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में तमाम लोग बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपसे। खासतौर पर बात करेंगे चुनाव की। चुनाव भारत में कई जगह हो रहे हैं। दो विधानसभा चुनाव तो हो ही रहे हैं, झारखंड में और महाराष्ट्र में, जिसको लेकर बड़ी दिलचस्पी है लोगों की कि कौन जीतने जा रहा है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है दोनों राज्यों में। यूपी में 9 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों समेत कई जगह उपचुनाव भी हैं। वायनाड में और नांदेड़ में 2 जगह लोकसभा के भी उपचुनाव हैं। लेकिन उतनी ही दिलचस्पी बनी हुई है जो अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका के चुनाव की तारीख बिल्कुल पास आ गई है। 5 नवंबर यानी मंगलवार को वोटिंग होनी है। कई लोग अपने वोट डाल भी चुके हैं। और एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के। पिछली बार जो बाइडेन से जब मुकाबला था वो हार गए। उनका मुकाबला है कमला हैरिस के साथ। ये भी एक इत्तेफाक है कि कमला हैरिस के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, क्योंकि संभावना पहले ऐसी थी कि मुकाबला होगा जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहा जाए तो अमेरिकी इतिहास के 45वें राष्ट्रपति वो थे और अभी तक के इतिहास के सबसे बदनाम राष्ट्रपति कई लोग उन्हें देखते हैं। उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग आए। महाभियोग पहले भी राष्ट्रपतियों के खिलाफ आ चुके थे अमेरिका में, लेकिन 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले इकलौते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। इसके अलावा तमाम मामलों में उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई चलती रही, सजा भी हुई और एक वक्त लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस से पिछड़ जाएंगे, हट जाएंगे। उन्हें उनके पीछे उनके समर्थक बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी लगा था कि वो शायद चुनाव तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आखिर में वो बाकी सारे तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए रिपब्लिकन पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बने। दूसरी तरफ जो बाइडेन साहब थे, जिन्हें लोग सेहत का हवाला देते हुए, क्योंकि उनकी उम्र 82 साल हो गई थी, वो चीजों को भूलने लगे थे। तमाम नेताओं के नाम कुछ का कुछ ले लेते थे, तमाम घटनाओं को वो मिक्स कर रहे थे, चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही थी। अभी भी हालांकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन कई बार वो चलते चलते लड़खड़ा जाते थे। उसके बाद जब एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बाइडेन साहब की, उसमें वो कमजोर पड़े। उनके खिलाफ पब्लिक का मूड तो था ही, पार्टी के अंदर भी माहौल बनने लगा और उसका फायदा मिला कमला हैरिस को। कमला हैरिस, जिनका पूरा नाम कमला देवी हैरिस है, मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय किया कि कमला हैरिस बनेंगी उम्मीदवार। उसके लिए एक रेस थी, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया, खुद वो आगे निकल आई और आने के साथ ही उन्होंने एक माहौल बदल दिया। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल पिछड़े हुए लग रहे थे, लेकिन कमला हैरिस एकदम ताजा हवा के झोंके की तरह आई और आने के साथ ही एक माहौल बदल गया। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बिल्कुल इलेक्शन रेस से पीछे पिछड़ती नजर आ रही थी, कमला हैरिस के आने के बाद माहौल बदलने लगा। कई सर्वे उन्हें दिखाने लगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही है। कुछ सर्वे में तो उन्हें आगे भी दिखाया गया। और जब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच एक बहस हुई, उस बहस के बाद तो लोगों ने मान लिया कि कमला हैरिस ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके जीवन में कई नाटकीय घटनाएं हुई हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, उससे पहले एक बिजनेसमैन थे, बाद में पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में आने के बाद वो उम्मीदवार बने रिपब्लिकन पार्टी के। उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया। जहां उम्मीद नहीं थी कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, वो राष्ट्रपति बने। फिर वो हटे। उनके हटने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ वो सभी को याद है। लेकिन उसके बाद जब कमला हैरिस उन पर बढ़त बनाने लगी, तब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी की। और अब बताया जाता है, कई सर्वेक्षण बताते हैं, और अमेरिका में आप यकीन मानिए कि सर्वेक्षण जो है हमारे यहाँ के सर्वे से बेटर उनके नतीजे होते हैं। और जो सर्वे बताते हैं, कमोबेश आगे जाकर वो देखने में आता है कि नतीजे भी उसी के आसपास आ रहे हैं। अब 5 नवंबर को यानी मंगलवार को वोटिंग होनी है।
मंगलवार के दिन ही वोटिंग होती है। पिछली बार 3 नवंबर को मंगलवार था, 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। नतीजे आने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन 5 नवंबर को वोटिंग होगी। और अभी तक का जो अनुमान है, डोनाल्ड ट्रंप ने मामूली बढ़त बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है दोनों के बीच में। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया। पिछली बार वो मामूली अंतर से वो हारे। कई दिन तक उन्होंने उस नतीजे को स्वीकार नहीं किया था। और जिस तरह के भारत में चुनाव में हारने वाली पार्टियां धांधली के आरोप लगाती हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कई कई साल तक, 4 साल का कार्यकाल होता है बाइडेन साहब का, लगभग आधे कार्यकाल तक तो वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। बाद में वो खैर दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए अपने कैंपेन में जुट गए। कमला देवी हैरिस इनका नाम है, आप जानते ही होंगे। इनकी मां भारतीय मूल की थी, ये भी भारत से अपनी जड़ें जोड़ती हैं। और कमला देवी अगर आप नाम सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारतीय नाम है। ये ब्लैक रेस की भी हैं, मतलब काली हैं। और इन्होंने अपनी पहचान दोनों तरीके से बताई, और डोनाल्ड ट्रंप इनकी पहचान को भी टारगेट करते रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आप जानते हैं कि नेचर है, पूरी दुनिया जानती है, वो निजी हमले भी करते हैं। तो इन्होंने कमला हैरिस से भी पूछा कि आप इंडियन हैं कि आप ब्लैक हैं, आप क्लियर बताइए। तो ये पहचान लेकर वो चलती हैं। बड़े बड़े नेताओं का, बराक ओबामा जैसे नेताओं का इनको समर्थन है। और उम्मीद की जा रही है अगर ये चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका में एक नया इतिहास रचेंगी। पहली पहली महिला राष्ट्रपति ये बन सकती हैं। तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं इनकी पार्टी को और तमाम इनके समर्थकों को। और बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है। जो बाइडेन तो लगभग रेस से बाहर हो गए थे, लेकिन इन्होंने मुकाबले को बड़ा कांटे का बना दिया है, बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। इस बीच में लगातार जो चर्चा हो रही है वो 7 स्विंग स्टेट की भी चर्चा हो रही है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसका पल्ला भारी है। और ये स्विंग स्टेट कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। तो ये वो 7 स्टेट हैं जो कि किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। स्विंग स्टेट इसीलिए इन्हें कहा जाता है, यहां जो जीतते हैं उम्मीदवार, उनके जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये एक भूमिका मैंने आपको बताई। और अब जान लेते हैं प्रशांत सर से कि क्या सीन देख रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या खबरें आ रही हैं। आपने तमाम अमेरिकी चुनाव देखे हैं, करीबी नजर रखी है। इस बार का चुनाव जो सबसे कांटे का बताया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने तो लगभग सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं जो अमेरिका के चुनाव में इस बार देखने को मिल रहा है। तो वो लगभग सारी चीजें आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। निश्चित रूप से वहां इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक चीज और है कि पिछला चुनाव का आपने चर्चा किया, तो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिनों तक अपना घाव सहलाते रहे कि वो हारे नहीं हैं। और निश्चित रूप से बात भी यही थी कि वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। यानी उस जो बिडेन उस बार राष्ट्रपति बने वहां का, तो वो अपनी दम पर नहीं बने, उसके पीछे इलेक्शन मैनेजर्स जो थे उनका हाथ था, और कुछ और डीप स्टेट का भी हाथ था उसमें। और उसमें लेफ्ट लिबरल एलिमेंट्स लोग काफी जोर लगाए हुए थे। बहुत सारी शक्तियां उसमें, ताकतें ने हाथ आजमाया था। और उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप, यही कारण था कि जो व्हाइट हाउस में चढ़ बैठे थे रिपब्लिकन के वर्कर्स, तो वो फील कर रहे थे कि अमेरिका में एक तरह से राष्ट्रवाद की हार हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की हार को वो लोग हार नहीं मान रहे थे, वो राष्ट्रवाद की हार मान रहे थे। तो राष्ट्रवादी शक्तियां हारी हैं, और जो गैर राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनकी जीत हुई है, वो भी मैनेजमेंट के माध्यम से, एक अलग ढंग की मैनेजमेंट। तो ये चीजें थी। और इस बार जब तय हुआ, लगभग तय हो गया था कि जो बिडेन ही रेस में रहेंगे फिर, तो सबको लगने लगा कि चुनाव जो है एकदम एक तरफा है, वन साइडेड है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई आने से सत्ता में नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर इस बार इलेक्शन मैनेजर्स जो हैं, वो लेफ्ट लिबरल लाइन वाले लोग, तो उन लोगों ने फिर तय किया कि नहीं, ये तो खेला गड़बड़ा जाएगा। तो उन लोगों ने तय किया कि जो बिडेन को हटाकर कमला हैरिस को लाया जाए। और जैसे ही लाया गया, निश्चित रूप से इसमें एक नाटकीय मोड़ आया, और डोनाल्ड ट्रंप पर वो कई बार भारी पड़ी, और इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला कि कभी थोड़ा सा हल्का मार्जिन से ये आगे दिखते थे, तो कभी हल्का मार्जिन से वो आगे दिखती थी।
और इस तरह से उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिले। जो प्री पोल ओपिनियंस होते हैं, जो प्री पोल सर्वे होते हैं, उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिली है। खैर, अब तो इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। 5 तारीख को इलेक्शन है, आज 2 तारीख को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपने 7 ये बताए, जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है। उनमें एक तो है कि वहां 538 कॉलेज सिस्टम है जो वहां चुने जाते हैं। तो उनमें से जो 270 इलेक्टोरल कॉलेज के लोग चुने जाते हैं, 538, 270 जिसके पक्ष में आता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो अभी जो 7 स्टेट है स्विंग स्टेट्स वाले, उसका जो आपने नाम लिया और लोगों ने देखा आपके स्क्रीन पर भी, तो वो एक बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है इलेक्टोरल ये में। तो इस तरह से वो स्विंग होंगे, किधर जाएंगे उनका कहना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज्यादा जोर दोनों ही प्रत्याशी उसमें लगा रहे हैं और दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला कि 4 स्टेट्स में, अरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना में, ये डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन के साथ भारी देखने को मिला। और बाकी 3 स्टेट, मिशिगन, पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन, इसमें कमला हैरिस का थोड़ा सा भारी देखने को मिला। लेकिन पेंसिल्वानिया जो है इन 7 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कंसंट्रेट किया पेंसिल्वानिया में कि वहां जो है किसी तरह कमला हैरिस के ऊपर ओवरटेक किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि वहां सीन चेंज हो रहा है, दृश्य वहां का बदल रहा है, ऐसा अभी महसूस होने लगा है। तो ये चीजें हैं। इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भी इलेक्शन मैनेजर्स, खास करके एलन मस्क का नाम हम लोग ले सकते हैं, काफी जोर लगाए हुए हैं, और वो लोग कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं कि पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि एक चीज देखी जा रही है कि एक एंडी कोहेन है, वहां के बहुत नोटेड जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट, वो उनका बैटिंग कर रहे हैं कमला हैरिस के तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भी एलन मस्क काफी जोर लगाए हुए हैं और बहुत प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पिछला इलेक्शन में 2020 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें यह भी देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया था, और जानबूझकर ऐसा किया गया था। और उसमें यह भी पता चला था कि लेफ्टिस्ट ग्रुप्स के लोग हावी थे, और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वहां से हटा दिया था कि उनकी पब्लिसिटी घट जाए, उनकी रीच घट जाए, और उनको इलेक्शन में किसी तरह से डिफीट दिया जाए। और इसका बदला लिया एलन मस्क ने कि ट्विटर को ही खरीद लिया, और अब ट्विटर उनके हाथ में है। तो ये चीज है एक्स नाम से। तो ये सारी चीजें हैं और अभी चल रही हैं। लेकिन फिर भी आपने जो कहा कि कांटे की टक्कर है, अभी भी कांटे की ही टक्कर है। कहना बहुत मुश्किल है कि किस ऊंट किस करवट लेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो लोग पता करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए, यानी भारतवर्ष के लिए, हमारे इंडिया के लिए, कौन बेटर राष्ट्रपति साबित होगा, इसकी बारे में भी चर्चा की जा रही है। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग मुद्दा है। भारत और अमेरिका के संबंध 1991-92 के बाद से हमने बदलते देखे हैं और बहुत बदलाव इसमें आया है। तो कौन भारत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन कल करेंगे, क्योंकि अगर आज उस चर्चा को करेंगे तो वो चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक पर्सनैलिटी है, और जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। एक बार तो वो बाल बाल बचे, दोबारा उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस बीच में, जैसे आपने एलन मस्क का नाम लिया, एलन मस्क पहले उनके समर्थक नहीं थे, इस बार उनका समर्थन जोरदारी के साथ कर रहे हैं। हमने दूसरी चीज देखी थी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, कि जैसे उनका तस्वीर के सामने है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्ते सुधारने की, जो अमेरिका के इक्वेशंस थे उनको बदलने की कोशिश की। वो नॉर्थ कोरिया के बॉस से मिले, रशिया से उन्होंने संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की। बल्कि कई लोग तो इल्जाम भी लगाते थे कि पिछला इलेक्शन जो था वो उन्होंने रूस की मदद से जीता।
अभी भी वो दावा करते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध वो बंद करा देंगे, और ईयू को उन्होंने बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया था। नेटो के खिलाफ वो बोला करते थे। ईरान से जो एक समझौता बराक ओबामा ने किया था उससे वो बाहर निकल गए। वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, वो काफी बोलते थे। इस बार उनकी रीच आउट की कोशिश हम देख रहे हैं कि वो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं। हिंदुस्तान को तो खैर वो अपना मित्र बताते ही है, नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हैं। दूसरी तरफ बराक ओबामा सपोर्ट कर रहे हैं कमला देवी हैरिस का। कमला देवी हैरिस नाम से ही पता चलता है कि भारत से भी उनका कनेक्शन है, लेकिन क्या उनकी नीतियां वैसी ही होंगी जैसे बराक ओबामा की थी, जैसे जो बाइडेन की थी? क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए कई लोगों का यह मानना है कि अमेरिका का जो दबदबा था वैसा दबदबा आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। क्योंकि बाइडेन खुद मजबूत नहीं है, इसलिए उनके प्रशासन पर भी कुछ ना कुछ इसका असर तो होता होगा। हालांकि राष्ट्रपति अपने आप में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी नीतियां तो उसके हिसाब से ही चलती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सीन देख रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्शन में कई मोड़ आए हैं और ट्रंप बाइडेन के मुकाबले नौजवान थे और कमला देवी हैरिस ट्रंप के मुकाबले नौजवान है। आप कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव आप आने की उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि एक चीज है कि कमला देवी हैरिस जो है उन्होंने भारत की बेटी होने का एक अपना प्रोपेगेंडा में शामिल तो किया है एक फैक्टर के रूप में, लेकिन एक चीज है कि जब 370 धारा हटाई गई थी भारत से जो जम्मू कश्मीर में थी, तो कमला हैरिस ने उसको क्रिटिसाइज किया था और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताया था। तो एक चीज देखने को मिला है कि कमला हैरिस जो है एंटी इंडियन स्टैंस के लिए जानी जाती हैं। अब वो फिर हालांकि इस इलेक्शन में वो फिर से इंडियन अमेरिकन को विन ओवर करने की काफी कोशिश कर रही हैं, अपने आप को इंडियन बताती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका जो नीयत है लोगों ने वो परख लिया है। तो इंडियन अमेरिकन का एक और चीज है कि इस बार इंडियन अमेरिकन का वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये पिछले कुछ इलेक्शन से ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2016 के मुकाबले 2020 में ज्यादा परसेंटेज हुआ और इस बार और ज्यादा परसेंटेज होगा उनका पोलिंग। इसलिए दोनों ही प्रत्याशियों को लग रहा है कि इंडियन अमेरिकन को विन ओवर करना अपने अपने पक्ष में बहुत उचित रहेगा। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खैर पहले से भी रहे हैं भारत के प्रति फ्रेंडली रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनका बहुत ही अच्छा इक्वेशन देखने को हम लोगों को मिलता था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, जो इतने मास लेवल पर रेप हुआ, जो इतने मास लेवल पर लोगों के घर जलाए गए और इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, उस पर और किसी ने मुंह खोला नहीं खोला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत ज्यादा वोकल रहे, बहुत ज्यादा बोले हैं और हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए इस बात पर उन्होंने स्ट्रेस किया है, दबाव डाला है। तो ये एक चीज है जो इंडियन अमेरिकन को ज्यादा अच्छा लग रहा है इनकी चीज। दूसरी चीज है कि जो इजराइल का और गाजा का ये जो लड़ाई चल रहा है और हिजबुल्लाह का, अब तो ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो इसमें अभी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है वो तो उनकी नीयत क्या है वो सबको पता है, फिर भी वो नहीं चाह रहे हैं कि वहां एक लिबरल्स या लेफ्ट ग्रुप जो है अमेरिका में, वो तथाकथित ह्यूमन राइट्स, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स है नहीं, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स का एक नकाब ओढ़े हुए हैं और उसके आड़ में वो फायरिंग शुरू कर देंगे, माने एक राजनीतिक बैटल खोल देंगे, मोर्चा खोल देंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो उसलिए बहुत फूंक फूंक पर उसमें कदम उठा रहे हैं। दूसरी चीज की रूस और यूक्रेन के बारे में भी कोई डायरेक्ट बात न बोल के उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वो युद्ध नहीं चल होना चाहिए, वो युद्ध हम बंद करा देंगे। ये भी उनकी बहुत अच्छी रणनीति साबित हो रही है। तीसरी चीज कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ओर अमेरिका का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो रूस और चीन के बीच में लगातार जो ये बढ़ रहा है, साझेदारी बढ़ रही है, खास करके इसमें युद्ध संबंधी साझेदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोनों लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास,
तो ये सब चीजें चिंता उपजा रही हैं और ये चिंतनीय कारण है, और इन सब चीजों पर बाइडेन प्रशासन बिल्कुल फेलियर साबित हुआ है। अमेरिका का इसमें क्या रोल हो सकता है उसके बारे में अमेरिका में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह वो भंजा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का, अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के प्रति उनका और इनका क्या रहेगा। बाकी आपने बराक ओबामा का बात किया, तो बराक ओबामा इज द मेन प्लेयर, जो पिछली चुनाव में भी हम जो इशारा कर रहे थे कि जो बाहरी ताकतें हैं उन्होंने बराक ओबामा के कंधे पर बंदूक रखकर फायर किया था, उसमें टूल किट ये बराक ओबामा ही थे डोनाल्ड ट्रंप को हराने में और जो बाइडेन के कुर्सी पर लाने में। और इनका एनजीओ जो है इज फंडेड बाय सम मिस्चीवियस पीपुल। तो ये चीजें हैं। और इस बार भी बराक हुसैन ओबामा का ही हाथ है कि उन्होंने जो बिडेन को रेस से हटवाया और कमला हैरिस को सीन में लाया। ये सब खेल बराक हुसैन ओबामा ही कर रहे हैं। और बराक हुसैन ओबामा का अगला टारगेट उनकी अपनी पत्नी को भी व्हाइट हाउस के रेस में लाने का भी है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब देखिए कि आगे अब क्या होता है। तो गिने चुने दिन, 2-3 दिन बाकी है। जी जी सर, भारत के बारे में हम विस्तार से आपसे कल बात करेंगे, और मैं अपने देखने वालों को भी कहूंगा कि आप वो जरूर देखें, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि 3 दशक में बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। कौन सा राष्ट्रपति आएगा तो भारत को फायदा होगा, ये हम समझेंगे कल सर से। लेकिन आज की तारीख में एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूरोप यूरोप किसे देखना चाहेगा, मिडिल ईस्ट किसे देखना चाहेगा, रशिया और चाइना किसे देखना चाहेंगे व्हाइट हाउस में, क्योंकि इन सब के लिए भी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो नया प्रेसिडेंट होगा, उसके बहुत मायने होंगे। तो इक्वेशन पूरी दुनिया का आज की तारीख में बदलता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप किसे देखना चाहेंगे? कमला देवी हैरिस को देखना चाहेंगे, ये डोनाल्ड जे ट्रंप को देखना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे? देखिए, जितना यूरोप का पब्लिक है, जो मूलतः यूरोपियंस हैं, वो सब डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहेंगे। क्योंकि आज के डेट में जो ये देखने को मिल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई है, उसमें सबको फील हो रहा है कि इसमें अमेरिका की भूमिका जो है वो सही नहीं है। तो एक चीज ये है कि उनको लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये मसला हल हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो यूक्रेन से भगदड़ मची है, 20 लाख से अधिक लोग वहां से पलायन किए हैं, उसका भार यूरोप पर जा रहा है, पोलैंड पर जा रहा है, बहुत सारे देशों पर जा रहा है। इसलिए पूरा इंटायर यूरोप का, वो नाटो के बारे में क्या बोलते थे, नाटो के लोगों पर कहते थे कि आप भी उसका खर्च जो है मेंटेन कीजिए, अपने पर बर्डन लीजिए, सारा बर्डन अमेरिका को मत डालिए। ये सब क्या बोलते थे, वो सब चीजें बाद की बात है। उनका पहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से चीजें सुधरेंगी और उनके लिए भी कंफर्टेबल सिचुएशन पैदा होगा। दूसरी चीज है कि इजराइल का जो है और ताकत बढ़ जाएगी। ये भले ही आज डोनाल्ड ट्रंप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो बात कुछ और होगी। तो ये चीजें, और फिर चाइना का भी जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या यूरोप उसको नहीं लाइक करता है, इन सब चीजों के भी दृष्टिकोण में रखते हुए पूरा यूरोप का पब्लिक चाहेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब रह गया कि जो सरकारें क्या चाहती हैं। तो जो लेफ्ट लीनिंग की सरकारें हैं ब्रिटेन में, फ्रांस में या और कहीं भी, तो वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बने। लेकिन जैसे इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बने। अब कनाडा का ट्रूडो, वो चाहेगा कि कमला हैरिस बन जाए, क्योंकि उसने तो अभी भारत को 5वां अपना दुश्मन घोषित कर दिया। उसने पहले से रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को अपना दुश्मन घोषित किए हुए है। 5वां भारत को कर दिया, और साथ साथ ये भी आरोप लगाया है कि भारत उस पर साइबर हमला करने वाला है, साइबर अटैक। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कल हम लोग बात करेंगे तो उसमें कनाडा भी रहेगा, इजराइल, गाजा भी रहेगा, और पोस्ट सोवियत संघ और प्री सोवियत संघ, ये जो 1990-91 में सोवियत संघ कोलैप्स किया, उससे पहले भारत अमेरिका का रिलेशन और उसके बाद का भारत अमेरिका रिलेशन, ये भी हम लोग कल चर्चा में करेंगे। क्योंकि दोनों के बीच में एक चीज है कि उसके पहले जो पार्टी अमेरिका की भारत के साथ फ्रेंडली हुआ करती थी, आज वो भारत के साथ शत्रुतापूर्ण
थोड़ा सा रखती है एटीट्यूड। और जो उसके पहले सोवियत संघ के एरा में भारत के प्रति दुश्मन का भाव रखती थी, वो पार्टी अब सोवियत संघ कोलैप्स करने के बाद भारत के साथ मित्रता की भाव रखती है थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजें के हालांकि अमेरिका में अमेरिकन के लिए वो जो है उनका अपना इंटरेस्ट, अपना कमर्शियल ट्रेड बिजनेस इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, तो वो तो एक चीज है ही, लेकिन बाकी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस संदर्भ में। और हमारा जो रूस के साथ है, जो हमारा क्वाड है, और उसमें जो ये फाइव आईज है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, तो उन सब चीजों के संदर्भ में हम लोग कल काफी डिटेल में उन सब चीजों के संदर्भ में भी बातें करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। और जो आज तस्वीर सामने आई है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है, भारत में भी चुनाव हो रहे हैं जैसा मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन फिलहाल मंगलवार तक नजरें अमेरिका पर हैं कि मंगल को अमेरिका में किसके लिए मंगल होगा। नतीजे आने में शायद 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। काफी वोट डाले जा चुके हैं और दोनों ही उम्मीदवार बिल्कुल जीत का दावा कर रहे हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब ये पलड़ा किस तरफ झुकेगा, कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, तब तक तस्वीर अगर कुछ साफ हुई तो उसके बारे में भी बात करेंगे। भारत के बारे में तो बात करेंगे जरूर कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर अगर कमला देवी हैरिस आती हैं तो क्या असर होगा, डोनाल्ड जे ट्रंप आते हैं तो क्या असर होगा। सर, आपने वक्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे सुनने का